नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा चाइना पर। चाइना इतना ताकतवर कैसे बन गया। मेरा इस वीडियो में बस चाइना के बारे में बताने का उद्देश्य है, ना कि अपने देश को नीचा दिखाना। आज जैसा कि मीडिया आपको दिखाता है हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्या असलियत में पाकिस्तान ही हमारे लिए असली खतरा है या और भी कोई बात है, उस पर मैं बात करूंगा। मेरा नाम ब्रजेश है और मेरे चैनल भारत निर्माण पर आपका स्वागत है। चाइना को अपने इतिहास पर बहुत गर्व है। चाइना हमेशा से अपने इतिहास को लेकर बहुत ही केयरफुल रहा है। वहाँ की जो सरकार है, साम्यवादी सरकार है, जिसको हम कम्युनिस्ट भी कहते हैं, उनके इतिहास पर कभी और हम बात करेंगे। आज हम भारत और चाइना के बीच में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना इतना ताकतवर कैसे हो गया है। भारत की आज़ादी सन 1947 में मिली थी और चाइना को जापान ने उसके 2 साल बाद 1949 में आज़ाद किया था। इसका मतलब चाइना हमसे 2 साल बाद और तक गुलाम था। वो 1990 में चाइना और भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय चाइना में $318 और भारत में $368 प्रति व्यक्ति थी। 1990 में भारत के लोग ज़्यादा अमीर हुआ करते थे चाइना से, लेकिन ऐसा क्या हुआ गया कि चाइना आज दुनिया में इतना बड़ा पावर और रुतबे वाला देश बन गया है। भारत और चाइना में एक ही मेन अंतर है, वहाँ की सरकारों की व्यवस्था। भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है, वहीं चाइना में साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट सरकार है। वहाँ की एक खास बात है कि वहाँ के नेता कोई भी लक्ष्य कम से कम 100 साल आगे का लेकर चलते हैं, वहीं भारत के नेता अपना लक्ष्य केवल चुनाव तक लेकर ही चलते हैं। 1990 के बाद एक नेता आए, 1968 में ही उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। उनका नाम था डेंग जाओपिंग। चाइना के राष्ट्रपति बने और उनका लक्ष्य बहुत ही मजबूत था। उन्होंने सबसे पहले देखा कि उनके देश में जनसंख्या बहुत है, लेबर तो बहुत है, लेकिन लेबर अनस्किल्ड है, उसे कोई काम करना नहीं आता। उन्होंने सबसे पहले वहाँ के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का कदम उठाया और वहाँ पर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। डेंग जाओपिंग ने सबसे पहले वहाँ के लोगों को टेक्निकल शिक्षा दी। हमारे देश में शिक्षा केवल इतिहास, भूगोल ऐसे ही विषयों को माना जाता है, लेकिन चाइना ने इस बात को समझा और अपनी शिक्षा में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के उपयोग को ध्यान दिया। वहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी, इसका मतलब लेबर सस्ती थी, इसलिए वहाँ पर चीज़ें बनाना आसान था। दुनिया के दूसरे देशों ने उस देश में पैसा लगाया, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई कंपनी लगती तो सस्ते में वहाँ उनको लेबर मिल सकती थी, इसलिए लोगों ने वहाँ कंपनियाँ लगाई। और चाइना के लोगों की ये खासियत थी कि पहले वो दूसरी कंपनियों में काम करते, वहाँ से वो चीज़ों को बनाना सीख लेते और फिर नई कंपनी खोलते, और उसमें वहाँ की सरकार उनकी बहुत सहायता किया करती थी। आपको पता होगा चाइना हमेशा 100 साल आगे की बातों को सोचता है। दुनिया का 52% जो कोयला है वो अकेला चाइना उत्पादन करता है। दुनिया का 50% सेब अकेले चाइना उत्पादन करता है, पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पर सेब उत्पादन में अमेरिका है, जो मात्र दुनिया का 6% सेब उत्पादन करता है। दुनिया का 80% एसी जो हमारे घरों में लगा होता है वो चाइना उत्पादन करता है। दुनिया का 60% जूते चाइना उत्पादन करता है। दुनिया के 50% बर्तन चाइना उत्पादन करता है। दुनिया के 60% सीमेंट पर चाइना का अधिकार है। दुनिया के 70% मोबाइल चाइना बनाता है। दुनिया के 74% सोलर पैनल भी चाइना बनाता है। दुनिया के 45% पानी के जहाज चाइना बनाता है। दुनिया का 60% लग्जरी ज्वेलरी चाइना बनाता है। सोचिए कि चाइना का क्या विज़न है पूरी दुनिया में, चाइना किस तरह से अपने उत्पादन को बढ़ाया जाता है।
अर्थशास्त्र में एक बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। चाइना पहले किसी भी देश की डिमांड को समझता है, फिर वहाँ जाकर अपने सामान को डंप कर देता है। डंप करने का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सामान का उत्पादन करना और मार्केट में सस्ते में बेच देना, जिससे वहाँ के जो लोकल व्यापारी होते हैं उनकी कीमत का सामना नहीं कर पाते और लोग सस्ता देखते हुए चाइना की तरफ चले जाते हैं और जिससे वहाँ का लोकल मार्केट ख़त्म हो जाता है। अब भारत की बात करते हैं। भारत का 84% सोलर पैनल जो हमारे घरों में लगा है वो चीन से आता है। 4000 करोड़ के पटाखे भारत हर साल चाइना से खरीदता है। भारत में 90% जो भी खिलौना आता है वो चाइना से आता है। भारत प्रति वर्ष केवल $73 मिलियन का व्यापार चाइना से करता है, वहीं चाइना $638 मिलियन का व्यापार भारत के साथ करता है। अभी हाल ही में चाइना ने एक ऐसा बांध बनाया है, उसका नाम है बेहतन बांध। ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया है बिजली बनाने के लिए। आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बांध चाइना के पास है। बेहतन बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है और इसके बड़े होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इसके बन जाने से धरती के घूमने की रफ्तार कम हो गई है। कल ही एक ऐसा रॉकेट बनाया है, लॉन्ग मार्च रॉकेट, जो न्यूक्लियर हथियारों को ले जा सकता है और उसने पूरी की पूरी पृथ्वी के कक्षा के चक्कर लगाया है। इसका मतलब वो दुनिया में कहीं भी अपने रॉकेट को गिरा सकता है। भारत में जितना भी टेलीफोन या वायरलेस सेल फोन है उसका 48% हिस्सा चाइना से आता है। हायर एजुकेशन के मामले में तो हम चाइना के सामने कहीं ठहरते नहीं। भारत के अंदर प्रतिवर्ष 30,000 लोग PhD की डिग्री लेते हैं, वहीं पर चाइना में ये रेशियो 1.5 लाख से भी ज़्यादा का है। दुनिया की जो 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 27 यूनिवर्सिटीज़ चाइना की हैं, वहीं भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। भारत का शिक्षा बजट, मैं पहली बार थोड़ा सा खुश हूँ कि पहली बार भारत की सरकारों ने इतना बजट रखा। 92,000 करोड़ का बजट पहली बार भारत के अंदर है शिक्षा के लिए, जो GDP का 6% है। वहीं आप चाइना की बात करें तो चाइना का GDP का जो परसेंट है वो 8% है। अगर उसको भारत के रेशियो में देखा जाए तो $3.7 ट्रिलियन है। मैं आपको बताता हूँ कि भारत की कुल GDP $2.7 ट्रिलियन है, वहीं चाइना अपनी शिक्षा पर मात्र $3.7 मिलियन तो केवल शिक्षा पे खर्चा कर देता है। अब मैं कुछ और डेटा बताता हूं जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि क्यों चाइना ने ज़्यादातर भारत के हिस्से को कब्जा कर लिया है। पेटीएम कंपनी भारत की ही थी, उसको चाइना ने खरीद लिया 1002 करोड़ रुपए में। स्नैपडील, जोमेटो, ओयो, ओला, उबर, यहाँ तक कि शिक्षा की जो सबसे बड़ी कंपनी है बाइजू, जिसका शाहरुख खान खुद प्रचार करते हैं, उसको भी चाइना ऑपरेट करता है। अनअकैडमी, कई लोगों का नाम लेना यहाँ सही नहीं है वरना मेरा नया चैनल है वो बंद भी करवा सकते हैं। ड्रीम 11 जिस पर महेंद्र सिंह धोनी जिसका प्रचार करते हैं, चाइना के पैसे से चलती है। फ्लिपकार्ट जिस पर सभी एक्टर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सभी प्रचार करते हैं, वो भी चाइना की है। ओला जिसको विराट कोहली प्रचार करते हैं, वो भी चलती है। उड़ान जो कि भारत सरकार की योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, ये भी चाइना के पैसों से ही चलता है। ओयो रूम आपने देखा होगा, दुनिया की बहुत बड़ी चेन की कंपनी है जो किराए पर कमरे दिलाती है। सोनू सूद इसका प्रचार करते हैं, ये भी चाइना के फंड से चलती है। लेंस कार्ड कंपनी, ये भी चाइना की कंपनी है जिसका प्रचार कटरीना कैफ खुद करती हैं। बिग बास्केट ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी चाइना की कंपनी है। अलीबाबा इतनी बड़ी कंपनी है, ये भी चाइना की कंपनी है। हमें लगता है ये भारत की कंपनियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको सपोर्ट किया है सरकारों ने और आज ये भारत से पैसा कमा कर चाइना भेज रही हैं, जिससे हमारे देश की ये हालत हो चुकी है। और कई सेक्टर में बताता हूँ जहाँ पर चाइना का प्रभाव बहुत तगड़े से बढ़ गया है। जैसे मीडिया
ज़्यादातर मीडिया चैनल चाइना से पैसा लगते हैं। आप अगर इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को पढ़ते हैं और जानते हैं तो आप देखेंगे कोई भी चैनल कभी चाइना की बुराई में दो शब्द नहीं लिख पाता है। वो डरता है कि कहीं चाइना से जो आने वाला पैसा है वो बंद ना हो जाए। इसका मैं ताज़ा उदाहरण देता हूँ। नए साल 1 जनवरी को चीन की पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे हुए थे। मैं बगल में न्यूज़पेपर लगा रहा हूँ, आप देख लेना। द हिंदू न्यूज़पेपर, जो भारत में सबसे ज़्यादा महंगा पेपर है, उसने अपने आगे के 4 पन्नों पर सिर्फ चाइना की गाथा गाई है, चाइना की बड़ाई की है कि चाइना इतना अच्छा है, चाइना ऐसा करता है, चाइना वैसा करता है। वहीं वो चैनल कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं लिखता है, क्योंकि चाइना का $26 बिलियन का इन्वेस्ट है भारत के अंदर। $26 बिलियन का मतलब आप समझिए कि इतने में कम से कम 10 देशों की जीडीपी बन जाए, ऐसे छोटे छोटे देशों की। अब हम ये बात करते हैं कि चाइना का फिल्मों पर क्या प्रभाव है। मैं आपको बताता हूँ फिल्मों के प्रभाव के बारे में। 10 साल तक पहले, आप 10 साल 20 साल आप उठा के देखिए, हमारी जो भी फिल्में हैं, हम अपनी फिल्मों में मेन दुश्मन हमेशा ही पाकिस्तान को बताते हैं। कभी हम कोई भी फिल्म चाइना के खिलाफ नहीं बनाते हैं। और 10 साल से तो बिल्कुल भी कोई फिल्म ऐसी बनी ही नहीं जो हमने चाइना के खिलाफ बनाई हो। हमने ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसने चाइना के खिलाफ कोई भी फिल्म बनाई हो। कारण, जब चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग हुआ तो उसने पॉलिसी बनाई जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। पूरी दुनिया में जो फिल्में बनाई गई उनमें पैसा लगाया उसने। मैं आपको 2-3 नाम बताता हूँ। जॉन सीना का नाम आपने सुना है, दुनिया का एक तो एक्टर भी है और WWE में रेसलर भी है। उसने एक बार चीन के खिलाफ ताइवान से ये कह दिया कि ताइवान एक अलग देश है। ताइवान का एक अलग मुद्दा है, मैं कभी इस पर बात करूंगा। अभी के लिए आप जाओगे, ताइवान को उसने कह दिया कि चीन से अलग देश है। इस पर चाइना इतना गुस्सा हुआ कि जॉन सीना, जो कि अमेरिका का नागरिक है, उसे चाइना से माफ़ी मांगनी पड़ी। और मैं बताता हूँ, कोई भी दुनिया में मैं कह सकता हूँ कि ऐसा देश अभी तक नहीं है जो चाइना के खिलाफ कोई भी फिल्म बनाता है। बॉलीवुड में मैं 2-4 फिल्में बताता हूँ। बॉलीवुड का ज़्यादा हिस्सा चाइना के फेवर में है। 2-3 फिल्में, एक है कुंग फू योगा, जिसमें जैकी चैन के साथ सोनू सूद ने काम किया है। उस फिल्म में भी पूरी तरह से चाइना की अच्छाई ही दिखाई गई है। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी रणबीर कपूर की, उसका नाम था रॉकस्टार। जब फिल्म आई तो उसमें एक गाना है, आपने सुना होगा, साडा हक एथे रख। उस गाने में फ्री तिब्बत के कुछ बैनर दिखाए गए थे। चाइना ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और भारत सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उस फिल्म से उस पोस्टर को 2 साल बाद हटाना पड़ा, और उसको हटाने के बाद वो फिल्म चलने पाई। एक फिल्म मैं बताता हूँ, सलमान खान की एक फिल्म आई, नाम था ट्यूबलाइट। 1962 में जो भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी, जिसमें हम बुरी तरह से हारे थे चाइना के साथ, उस फिल्म में सलमान खान ने एक चाइनीज अभिनेत्री के साथ काम किया। पूरी फिल्म में कहीं भी चाइना को गलत नहीं दिखाया गया है, हमेशा चाइना की अच्छाई ही दिखाई गई है। दंगल फिल्म, दुनिया में जो बेहतरीन फिल्मों में एक दंगल का नाम आता है। दंगल फिल्म की कमाई भारत में 387 करोड़ थी, वहीं चाइना में उसने 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया था। क्या समझते हैं, आज जो फिल्में बनाई जाती हैं वो चाइना को नज़र में रख के बनाई जा रही हैं। मीडिया की बात मैं करता हूं तो मीडिया में आपने एक नाम हाल ही में सुना होगा, विवेक चौधरी। ये एक मीडिया जर्नलिस्ट था। ये पूरी की पूरी भारत की न्यूज़ को चाइना पहुंचाया करता था। इसके बदले इसने 40 करोड़ रुपए लिए थे चाइना से। इस तरह से बहुत सारे चाइना के लिए लिखने वाले लेखक हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो पेपर में, टीवी पर चाइना को अच्छा दिखाने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप किस तरह से समझ पाते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि चीन भारत में 84% मोबाइल केवल चाइना बनाता है। उसमें से मैं 4 कंपनियों के नाम बताता हूं, शाओमी, वीवो, ओप्पो और रियलमी। ये कंपनियां, सिर्फ मोबाइल की कंपनियां, भारत से प्रतिवर्ष $77 मिलियन भारत से ले जाती हैं। हाल ही में सरकार ने एक ऐप बैन किया था, टिकटॉक। मैं आपको बताता हूं कि टिकटॉक एक साल में भारत से कितना कमाता था। टिकटॉक भारत से $45 मिलियन हर साल कमा के ले जा रहा था। ये इतना पैसा होता है, ऑलमोस्ट ये मान सकते हो कि भारत का जितना रक्षा बजट है, यानी सेनाओं पे हम जितना एक साल में खर्चा करते हैं,
उतना बजट केवल एक कंपनी चाइना की कमा के ले जा रही है। ऑलमोस्ट हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उसमें चाइना का कोई ना कोई शेयर है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा मुख्य दुश्मन आज जो है वो चाइना है, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ चाइना हमारा प्रॉक्सी वार करवाना चाहता है। प्रॉक्सी वार का मतलब वो लड़ाना हमसे, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से करवाना चाहता है, जिसके बाद हमारी ताकत आधी हो जाएगी। उसे पता है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो भारत जीतेगा, लेकिन युद्ध में भारत की आधी से ज़्यादा पावर ख़त्म हो जाएगी और उसी समय वो अटैक करेगा, जिससे हम उससे लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे और वो एक साथ भारत भी कब्जा करेगा और पाकिस्तान को भी वो जीतेगा। तो ये उसकी स्ट्रेटजी है और इस तरह से वो ताकतवर बना है। आज दुनिया के 37 देशों को उसने, ये कह सकते हो, लगभग खरीद लिया है, इतना कर्जा दे दिया है, जिसमें मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे नाइजीरिया और श्रीलंका, ये हमारे बहुत पास के देश हैं। इनको इस तरह से खरीद लिया है कि आज श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी लगाई है, श्रीलंका के पास खाने को पैसे नहीं। तो हमें समझना होगा चाइना की चाल को। दीपावली आ रही है, इसमें भारत में 90% लड़ियाँ चाइना से आने वाली हैं, लेकिन इसका विरोध कोई नहीं करेगा। तो हमें समझना होगा कि हमें भारत को इन विदेशी ताकतों से कैसे बचाना है, ना कि सिर्फ हम पाकिस्तान करते रहें। हमारा मुख्य दुश्मन पाकिस्तान ना होके इस समय चाइना है, जो हमारे सामने खड़ा हुआ है और हमें उसका मुकाबला करना है। और इसमें भारत के नागरिक को सोचना होगा, सरकारें नहीं सोच पाएंगी, हमें सोचना होगा, क्योंकि देशभक्त जनता होती है, जनता के नौकर होते हैं नेता। अगर हमने बाइकआउट किया तो नेताओं की मजबूरी हो जाएगी, वरना नेता आपकी भारत जैसे देश में नेता सुनने वाले नहीं हैं। बाकी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो आज नहीं करूँगा। जो भी सुझाव हो आप बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और क्या सुधार किया जा सकता है ये भी बता दीजिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, जिससे मैं आगे चाइना पर और भी सीरीज बनाऊँगा। मैं चाइना के इतिहास के बारे में बताऊँगा, चाइना और भारत का इतिहास क्या रहा इस पर बात करूँगा। मैं चाइना और भारत के बॉर्डर की जो लड़ाई है उसका इतिहास क्या है मैं ये बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि चाइना ने कैसे एक प्रेजेंटेशन निकाला है जिसके जरिए वो भारत में 2025 पर आक्रमण करेगा, चाइना जापान पर 2030 में आक्रमण करेगा, वियतनाम पर 2032 में आक्रमण करेगा, उज्बेकिस्तान को वो 2040 में जीतेगा, रूस पर वो आक्रमण करेगा। ये उसका एक प्लान है, इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। बस अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं आगे बताता रहूँगा। धन्यवाद।